जय हिंद। आज हम लोग 2D ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और 2D ज्योमेट्री को रियल लाइफ में कहाँ और कैसे यूज करते हैं, और 2D ज्योमेट्री को हम लोग इंट्रो भी देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ से करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D पढ़ने से पहले। हम लोग प्रीवियस ईयर में जाते हैं, प्रीवियस क्लास में जाते हैं, जिसमें आप 10th से स्टार्ट करते हैं और 11 तक 12 तक की हम लोग आपसे बात करेंगे कि वहाँ पे आप क्या क्या पढ़ते हो, कि हमको क्या क्या नीड पड़ेगा 2D ज्योमेट्री आपको हमको पढ़ाने के लिए। एनालिटिकल ज्योमेट्री BSc में सारी चीज़ हम लोग बेसिक कंसेप्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग इसका इंट्रो और इसका रियल लाइफ में यूज हम लोग देख लेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग को आप पढ़े होंगे, सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट हमारा होता है, सबसे पहला 10th की बात करेंगे तो लेट अस सपोज कि आपके पास कोई एक लाइन है A और B, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, राइट। अब यहाँ A से B तक की हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी दूरी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ AB। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब बोलेंगे कि सर अब ये x2 पहले क्यों नहीं लिखे, x1 पहले लिखे, तो आप कोई भी लिखिए सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो हमको नीड पड़ेगा सेक्शन फार्मूला, हम लोग का सेक्शन फार्मूला का नीड पड़ेगा। ओके, देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है। लेट अस सपोज कि आपके पास कोई एक लाइन है, इस प्रकार से आपके पास कोई एक लाइन है AB और इसका कोऑर्डिनेट आपके पास है x1, y1 और इसका है x2, y2, राइट। अब आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप m अनुपात n आपका रेशियो दे रखा है इस लाइन का, जो बीच का कहीं एक पॉइंट निकालना है। ये लाइन का बीच में कहीं एक पॉइंट निकालना है जिसका रेशियो n दे रखा है, यानी मीन्स दैट कि आपका इस लाइन का जो रेशियो है m अनुपात n दे रखा है, राइट। इतना दे रखा है। अब इस केस में आप कैसे निकालेंगे P की कोऑर्डिनेट। लेट अस सपोज P की कोऑर्डिनेट x, y है, हम लोग मान लिए, अभी हम लोग को मालूम नहीं लेकिन हमें मान लिए। ओके, तो x बराबर जो आपका सेक्शन फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ से x2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका m x2 प्लस यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कीजिए n से, तो हो जाएगा x1 n बाई m प्लस n और दूसरा y बराबर जो होता है, अब फिर अगेन यहाँ से y वाले यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m/2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे ny1 आ जाएगा बाई m प्लस n। ये आपका सेक्शन फार्मूला हो गया, कंडीशन नंबर 1। अब सेक्शन फार्मूला में दो कंडीशंस होता है, ये आपका कंडीशन नंबर 1 हो गया। दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है आपके पास, कंडीशन नंबर 2, कि लेट अस सपोज कि आपके पास एक लाइन है A और C और यहाँ से डॉटेड ये आपको यहाँ पे P पॉइंट है लेकिन आपको मालूम नहीं है, सॉरी यहाँ पे B पॉइंट मान लीजिए, चलिए B पॉइंट मान लीजिए, ये B पॉइंट है जो आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आपको मालूम है। क्या ये पॉइंट आपको मालूम है और इधर का पॉइंट आपको मालूम नहीं है। तो लेट अस सपोज कि इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास, A का कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, y1 और x2, y2 और यहाँ अभी मान लीजिए x, y है, मान के चल लेते हैं हम लोग x, y है। इसका जो आपके पास रेशियो दे रखा है, ये लाइन का इस पॉइंट का जो रेशियो दे रखा है, इसका भी है क्या, m अनुपात n दे रखा है, अब इस केस में अगर ये पॉइंट आपको निकालना हो x, तो यहाँ से इसमें आप मल्टीप्लाई तो करेंगे mx2, बट इसमें माइनस कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो
और यहाँ भी m माइनस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m माइनस एन हो जाएगा। अगर y की कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो फिर सेम केस हो जाएगा m इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन बाई एम माइनस एन। दिस इज अ सेक्शन फॉर्मूला कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारा आता है कि आप एक और पढ़ोगे जब त्रिभुज का लेट अस सपोज हम लोग का कंसेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, आपके पास कोई एक ट्रायंगल है इस प्रकार से, और यहाँ लेट अस सपोज यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ से आप परपेंडिकुलर इस पे डाल दिए। ओके, ये हमारा A है, B है, C है, और यहाँ से एक इस पे डाल दिए, और यहाँ से एक इस पे ऐसा है। अब हमको ये पॉइंट निकालना है, दैट इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। ये पॉइंट इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है, राइट। तो ये सेंटर हम लोग को निकालना है, तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं और सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम से जानते हैं इसको हम लोग, क्योंकि हमको आगे जरूरत पड़ेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, यानी सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी आप बोल सकते हैं। तो इसका लेट अस सपोज इसका कोऑर्डिनेट आपका x, y1, x2, y2 और x3, y3 है। और लेट अस सपोज ये ए बी है, तो यहाँ से ए बी सी ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए लेट अस सपोज कि ये वाली पॉइंट हमारा O है, तो अगर O कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना होगा तो कुछ नहीं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हो जाएगा, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो जाएगा। बस यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। अब एक केस और आता है, कंडीशन नंबर 4 की हम लोग बात कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 4 हम लोग का इस प्रकार से आता है। कंडीशन नंबर 4, अब देखिए, लेट अस सपोज कि आपके पास फिर से अगेन कोई एक ट्रायंगल है, सॉरी, लेट अस सपोज कोई आपके पास इस प्रकार से ट्रायंगल है, ओके, और इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जो सभी भुजाओं को इस प्रकार से टच करते हुए पास कर रहा है, इस प्रकार से है। और लेट अस सपोज इसका सेंटर हमारा यहाँ है, इसका सेंटर हमारा ये है, और मान लीजिए इसका नाम हम लोग आई देते हैं। ये ए है और ये बी है और ये सी है, और ये भुजाएं ए है, मान लीजिए ये भुजाएं ए है और ये बी है। हमारा जो है x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट जो हमारा है x2, y2, और इसका है x3, y3। ओके, x3, y3 हमारा ही करना है सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब सेंटर ऑफ ट्रायंगल की बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाई a प्लस b प्लस c। ओके, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपका, इधर ले देते हैं, दूसरा हो जाएगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बाई a प्लस b प्लस c, इतना आ जाएगा। तो ये इस प्रकार का ट्रायंगल रहेगा, तो उसका सेंटर इस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, और कुछ कंसेप्ट है जो हम लोग देखेंगे, तो नोट डाउन कीजिए। फिर चलिए हम लोग कंसेप्ट नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए, कंसेप्ट नंबर 6 हमारा इस प्रकार से हो सकता है। कंसेप्ट नंबर 6 कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपके पास है ए, इसका कोऑर्डिनेट x, y1 दे रखा है, ये है b, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 दे रखा है, और ये
एक पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट x3, y3 दे रखा है, राइट। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोग का निकालना है एरिया, निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इसका, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालने का एक सटीक सा फार्मूला बताएंगे जो डिटर्मिनेंट के थ्रू होगा, वो इजीली उससे आप निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। क्या हमारा फार्मूला होगा, तो एरिया है तो हाफ रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे x1 और y1 कर लीजिए, x2 y2 कर लीजिए और x3 y3 कर लीजिए। यहाँ पे 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कीजिए, आपको निकाल के दे देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ यानी त्रिभुज की क्षेत्रफल आपका दे देगा। ओके, अब हम लोग ट्रायंगल तक पहुंच गए, तो अब हम लोग का कंसेप्ट नंबर 7 की बात करते हैं। कंसेप्ट नंबर 7, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन ओरिजिन। ये ओरिजिन से अगर है इसका सेंटर, ओरिजिन से है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन हो जाता है हम लोग का x² प्लस y² इक्वल टू a। यही आपका इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ द सर्कल की। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल की हम लोग बात करते हैं, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम लोग का सर्कल हो जाता है हम लोग का x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy और हमारा हो जाता है प्लस c इक्वल टू 0। यही इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो गया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपका यही हो जाता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ सर्कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें हम लोग को कहीं ना कहीं बीच बीच में रिक्वायर्ड होता रहेगा, तो एक बार रिवीजन करके सारी चीज़ें आपको याद रहेगा। तो जिस प्रकार से आपको हम पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से आपको हम पढ़ा रहे हैं उस प्रकार से आपको नोट्स बनाते चलना है, तो बिल्कुल आपका नोट्स एक प्रकार का तैयार हो जाएगा, नोट्स आपको एक प्रकार से तैयार हो जाएगा, राइट। ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका जनरली जो सेंटर होता है हम लोग का वो होता है -g, -f, यही होता है। अगर रेडियस ऑफ द सर्कल बोला है, अगर रेडियस बोला है सर्कल का, तो इसका फॉर्मूला हम लोग का हो जाता है √g² प्लस f² और -c। ये होता है इक्वेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाता है। तो यहाँ तक का चीज़ें हम लोग का अभी तक कहीं ना कहीं हम लोग 10th से लेकर 12th तक सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पढ़े होंगे। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे कि बीएससी का लेवल थोड़ी बहुत। देखिए जब आपको हम 2 पार्ट में जो डिवाइड करके दिए आपको हम, तो फर्स्ट पार्ट से कहीं ना कहीं 12th में भी आप रिलेट करते हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट जो आपको हम बताए हैं बिल्कुल आपके लिए नया होगा। तो सेकेंड पार्ट समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझना पड़ेगा और बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लेट अस सपोज कि जैसे कि हम कोई किसी चीज़ का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं या कहीं पे डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, अब आपको डिस्टेंस की फॉर्मूला मालूम ही नहीं कि कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, तो आप कैसे उस टाइम फाइंड आउट करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सर के ऊपर से पास कर जाएगा। ओके, अब देखिए आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं इसको 3 स्टार। अब 3 स्टार क्यों, कि जो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं ये बुक, ये चीज़ नहीं तो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया जाएगा, नहीं आपको ये चीज़ बुक में मिलेगा। ये हम आपको अपने एक्सपीरियंस और हमारे रिसर्च के अनुसार आपको हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इंट्रो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंट्रो की बात करते हैं हम लोग। इसका इंट्रो किसका, इंट्रोडक्शन किसका, एनालिटिकल ज्योमेट्री का, एनालिटिकल
ज्योमेट्री का। 2D अभी भूल जाइए, केवल हम लोग ओनली फॉर बात करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है। ओके, इसका बात करेंगे। देखिए, लेट अस सपोज कि आपके पास कोई एक ऐसी बॉडी है। लेट अस सपोज कि आपके पास कोई एक ऐसी बॉडी है जिसका नहीं तो हम फॉर्मूला जानते हैं, नहीं तो उसके बारे में सुने हैं। जैसे कि अगर आपको सिलेंडर बोलेंगे तो सिलेंडर का फॉर्मूला आपको मालूम है, या आपको सर्कल बोलेंगे तो सर्कल का फॉर्मूला आपको मालूम है। तो हम लोग यहाँ पे एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम लोग उस बॉडी का यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, उस बॉडी का एनालाइज करेंगे जिसका जो नॉन ज्योमेट्रिकल शेप वाला हो। ऐसी बॉडी जो नॉन ज्योमेट्रिकल शेप वाली बॉडी हो, उस बॉडी को अगर एनालाइज करते हैं, उसका जस्ट लाइक उसका वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं, ग्रेविटी निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ETC एक्सेट्रा कुछ भी निकालते हैं, तो दैट इज अ एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D। ये दोनों की मदद से ही हम लोग निकालते हैं। कैसे? तो लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका नाम हम लोग नहीं जान रहे। मान लीजिए इस प्रकार से बड़ा सा कोई चट्टान है, कोई एक पहाड़ है। आपको चट्टान कोई पहाड़ के लिए आप तो कोई फार्मूला पढ़े नहीं है, अभी तक नहीं पढ़े हैं, ओबीसी बात, सही सीधी सी बात है। तो उस केस में अगर उस बॉडी को हमको एनालाइज करना है, उस बॉडी को अगर एनालाइज करना है, उस चीज़ को अगर एनालाइज करना है तो कैसे करेंगे? ओके, देखिए सिंपल से कुछ नहीं करते हैं हम लोग, एक्स वाई एक्सिस एक रेफरेंस लाइन लेते हैं स्पर्श तरीके से, स्पर्श करते हुए एक लाइन ले लेते हैं, या स्पर्श नहीं भी करेंगे कुछ डिस्टेंस पे रहेगा तो भी चलेगा। तो लेट अस सपोज कि ये हमारा जो लाइन है ये वाई एक्सिस है और ये हमारा लाइन एक्स एक्सिस है। ओके, और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। लेट अस सपोज कि इसमें हम छोटा छोटा स्ट्रिप्स काट लेते हैं, छोटा छोटा हम स्ट्रिप्स काटते हैं एनालाइज करने के लिए, छोटा छोटा पार्ट काट लेते हैं। ओके, इस प्रकार से छोटा छोटा पार्ट हम काट लिए, छोटा छोटा पार्ट हम लोग इसमें से स्ट्रिप काट लिए। ओके, और अब यहाँ से लेट अस सपोज कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो x1 है, लेट अस सपोज इस बॉडी का सेंटर तक, और ये y1 है। उसी प्रकार से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x2, यहाँ पे है y2। ओके, जस्ट लाइक इसी प्रकार से ये इसका डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये x3 है और ये y3 है। ओके, फिर जस्ट लाइक इसका डिस्टेंस x3 है तो ये x4 होगा, ये y4 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग रेफरेंस लाइन लेकर, या तो ये पूरा जो नॉन ज्योमेट्रिकल शेप है, जो बड़ी सी चट्टान है, बड़ा सा पहाड़ है, उस चीज को हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं, उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसका हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं, उसका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं, उसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा। इस प्रकार के जो भी बॉडी को हम लोग एनालाइज करते हैं, दैट इज अ एनालिटिकल ज्योमेट्री, दैट इज अ एनालिटिकल ज्योमेट्री। ओके, उसी को हम लोग 2 डायमेंशन में अगर एनालाइज कर रहे हैं तो 2D, और 3D में एनालाइज कर रहे हैं तो 3D। ओके, अब बात करते थोड़ा रियल लाइफ में इस चीज को हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे, 2D ज्योमेट्री को और 3D ज्योमेट्री का। 3D को तो और भी है, तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं केवल 2D को। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग रियल लाइफ में इसको हम कहाँ यूज करते हैं। देखिए, जनरली आपको हम क्या बताएं कि एनालिटिकल ज्योमेट्री हम लोग नॉन ज्योमेट्रिकल शेप में अप्लाई करते हैं। नॉन ज्योमेट्रिकल शेप कहे तो जिसका कोई फार्मूला अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे, जैसे आप सिलेंडर का फार्मूला पढ़े हैं, ये गोला का फार्मूला, सॉलिड का फार्मूला पढ़े हैं, आप सर्कल का फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन इस नॉन ज्योमेट्रिकल शेप वाले बॉडी के लिए कोई फार्मूला आप नहीं पढ़े होंगे। तो हम लोग सेंटर निकालते हैं, दैट इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं।
पॉइंट देके बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे जाए, दैट इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा एरिया, तीसरा वॉल्यूम, ओके, चौथा डेंसिटी, ओके, एक्सेट्रा, यहाँ एक्सेट्रा। देखिए रियल लाइफ में जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो एनालिटिकल ज्योमेट्री को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग किसी ऐसी वस्तु को जिसका हम लोग को एरिया मालूम करना हो, या ऐसी वस्तु को जिसका हम लोग को वॉल्यूम मालूम करना हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना हो, डेंसिटी मालूम करना हो, उसे हम लोग 2D ज्योमेट्री उसको हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे लाइक अगर कोई बड़ा सा इमारत है, घर है, बड़ा सा घर है, अगर आपको बोला जाए एक काम कीजिए, आप नॉन ज्योमेट्रिकल तरीके से आप उसका एरिया निकालिए, कितना दूर में आपका बिल्डिंग बना है। तो आप अगर ज्योमेट्री को यूज़ करके आपको बोलेगा, ज्योमेट्री फार्मूला यूज करके, तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको शेप दिख जाएगा और आप निकाल देंगे। जैसे नॉन ज्योमेट्रिकल की बात होगा, नॉन ज्योमेट्री की बात होगी कि नॉन ज्योमेट्री के तरीके से निकालिए, तो आप क्या करेंगे, लेटर सपोज देखिए कोई एक यहाँ पे हमारा घर है, लेटर सपोज कि कोई हमारा यहाँ पे इस प्रकार से घर है, ओके। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम निकालने के लिए एक इधर से रेफरेंस लाइन लेंगे इस प्रकार से, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ओके, सॉरी एक्स एक्सिस। अब इसके मदद से, इसके सहारे से रेफरेंस लेकर हमको मालूम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा स्ट्रिप काटेंगे तो मालूम हो जाएगा कि इसका एरिया और वॉल्यूम कितना है। तो सब जैसे जैसे आप हायर स्टडी की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, वैसे से सारी चीज़ें आपको मिलता जाएगा। तो केवल आपको हम प्रॉमिस किए थे कि रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते बताएंगे, आपको हम बता दिए, और कमेंट कीजिएगा तो आगे फिर आपको एनालाइज करके, स्टडी करके हम आपको बता देंगे, ओके। अब बात करते हैं कि आप 2D ज्योमेट्री के लिए कौन सा बुक आपके पास होना चाहिए। ये बुक होना चाहिए लालजी प्रसाद का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ लालजी प्रसाद का बुक होना चाहिए। इसी बुक से आपको हम पढ़ाते चलेंगे। इसका हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, इसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, आपके लिए हम होमवर्क देंगे, सारी चीज़ हम लोग इस बुक को फॉलो करते रहेंगे। देखिए आपको हम बुक लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं, अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए तो आपके पास बुक होना चाहिए, कुछ आपको होमवर्क दिए या कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए तो आप इसका क्वेश्चन आप लगा लीजिए। अदरवाइज कोई भी बुक है, हमारा लेक्चर देखने के बाद किसी भी बुक का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बुक आपके पास ये रहेगा, तो हमारा और आपका जो इंटरेक्शन होगा वो अच्छा होगा, हमारा और आपका जो केमिस्ट्री बनेगा वो बढ़िया बनेगा। तो इसीलिए बुक ले लीजिएगा, ये ऑनलाइन में मिलेगा और आपको दुकान में मिलेगा। अगर पटना से अलग डिस्ट्रिक्ट वाले हैं तो कभी पटना कोई काम से आइएगा तो मंगा लीजिएगा, नहीं तो अमेजोन पे मिल जाएगा, या फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा तो अमेजोन पे 100% ये बुक मिल जाता है, ओके। और तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे इसका सिस्टम सर्कल के साथ। सिस्टम ऑफ सर्कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।